हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिनाइंसमेंट एजुकेशन। मैं हूँ इरिना और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पोएम क्लास 10th आईसीएसई का। पोएम है, फर्स्ट पोएम है द हॉन्टेड हाउसेस, राइट। हॉन्टेड हाउसेस बाय हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो। ये पोएम क्या, इट इज अबाउट द आइडिया दैट हाउसेस वेयर पीपल लिव्ड एंड डाइड आर हॉन्टेड बाय मेमोरीज ऑफ स्पिरिट्स ऑफ दोज हु वंस लिव्ड देयर। माने ये हॉन्टेड का मतलब एक्चुअली जो है, हॉन्टेड मतलब कोई डरने, हॉन्टेड हाउस माने इसका जो वर्ड का जो मीनिंग है, कोई हॉन्टेड माने कोई, यहाँ पे मीनिंग है बड़ा सॉफ्ट, बहुत ही हार्मलेस तरीके से, बड़े हानि रहित जिसे बोलते हैं ना, बड़ा हार्मलेस तरीके से, माने नुकसान नहीं पहुंचाते, ऐसे आत्माएं घूम रही हैं। और जिस तरह से हम जिन घरों में रहते हैं और वहां पे आत्माएं हमेशा भरी रहती हैं। द घोस्ट आर नॉट स्कैरी। जहाँ पे पीपल हैव लिव्ड और डाइड, जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे लोग जीते हैं और वहां पे गुजर भी जाते हैं, वो हॉन्टेड होती हैं। हॉन्टेड क्यों? वहां पे जो घूमती रहती है मेमोरीज, यादें, इन आत्माओं की यादें घूमती रहती है जो पहले कभी रहा करते थे। और ये घोस्ट जो है वो स्कैरी नहीं होते हैं, स्कैरी माने डरावने नहीं होते हैं, बट आर पीसफुल एंड क्वाइट। बल्कि ये घोस्ट जो होते हैं बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहने वाले होते हैं, मूविंग साइलेंटली थ्रू द हाउस। और बहुत ही धीमे धीमे ये लोग बिना शोर किए वो घर में घूमते रहते हैं। The poem describes how their presence can be felt even though they leave no physical signs। मैंने इस पोएम में ये डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से इनका प्रेजेंस, इनकी उपस्थिति हमें फील होती है, महसूस होती है, हालांकि इसमें कोई फिजिकल साइन मतलब शारीरिक कोई निशानी नहीं होती, कोई भौतिक शरीर नहीं होता, कोई शारीरिक निशानी नहीं होती है। But the ghosts go about their routines as if they are still alive, but they cannot be seen or heard। लेकिन ये जो घोस्ट हैं, ये जो भटकते अलौकिक प्राणी हैं, वो घूमते रहते हैं। वो लोग अभी भी जीवित हैं, उस ऐसा माना जाता है ये लोग जीवित हैं और इनमें भी अपनेपन का भाव रहता है। वो हर जगह मौजूद रहते हैं, हालांकि उसे हम ना तो देख पाते हैं ना सुन पाते हैं। इस पोएम में क्या बताया गया, पहले आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया है एक्चुअली पोएट ने। The speaker talks about how these ghosts can be felt in everyday places like doors and stairs and creating a subtle sense that something is moving through the house। स्पीकर यहाँ पे बात करता है कुछ इस ऐसे आत्माओं, अलौकिक प्राणी के रूप में, जिसे हम लोग हर रोज फील करते हैं, हर रोज महसूस करते हैं कुछ जगहों में, जैसे दरवाजे पर, जीने पर। एक सटल सेंस मैंने हल्का सा फीलिंग, हल्का सा सेंस, हल्का सा एहसास कि कुछ मूव कर रहा है थ्रू द हाउस, कुछ ना कुछ घर में घूम रहा है, वो हमें एक हल्का सा एहसास होता है। देन एक फेंट इंप्रेशन इन द एयर, मैंने हवा में जैसे हल्का फुल्का इंप्रेशन, छाप छोड़ती है, हवा में हल्की फुल्की छाप नजर आती है। फिजिकली नहीं दिखती है, शरीर पूरा नहीं दिखता है, लेकिन हल्की फुल्की लगता है हाँ कोई था, कोई तो यहाँ पे है, ऐसा महसूस होता है। बट स्टिल समहाउ फेल्ट बाय दोज हु आर सेंसिटिव टू देयर प्रेजेंस। और ये फील भी होता है उन लोगों को जो उनके प्रेजेंस से बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं, उनको ये फील भी होता है, एहसास होता है। तो लॉन्ग फेलो ने इस पोम में यही चीजें डिस्कस की है। ठीक है। अब the speaker also imagines that when people gather in the house, there are more guests than those who were actually invited। माने जो स्पीकर ये कह रहे हैं कि इमेजिन करते हैं, कि कल्पना करते हैं कि जो लोग घर में इकट्ठे होते हैं, जितने लोग घर में इकट्ठे होते हैं, जब कोई गैदरिंग होती है, लोग आते हैं, गेस्ट लोग आते हैं, तो जितने हम लोग गिनते हैं उससे कहीं ज्यादा गेस्ट होते हैं। क्योंकि वो गेस्ट, कौन से गेस्ट जो वहां पे उपस्थित रहते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उन गेस्ट जो उनको हमने इनवाइट किया है, उन गेस्ट, वो गेस्ट तो रहते ही हैं, वो मेहमान तो रहते हैं, उनके अलावा भी कुछ मेहमान होते हैं जो वहां पे उपस्थित होते हैं। These extra guests are the spirits of the former inhabitants who quietly observe without disturbing anyone। और ये जो एक्स्ट्रा गेस्ट जो होते हैं ना, ये अलौकिक प्राणी जो होते हैं, स्पिरिट्स होते हैं, वो पुराने फॉर्मर माने पहले रहने वाले, इनहेबिटेंट्स माने निवासी, जो इस घर में पहले कभी रहा करते थे। अब फिजिकली वो हमें, हमारे सामने से वो एक्सपायर कर गए, वो गुजर गए, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी स्पिरिट, उनका उनका जो अलौकिक प्राणी जो होते हैं, वो लोग यहाँ पे उपस्थित रहते हैं और बिना, बड़ी क्वाइटली वो लोग रहते हैं और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते हैं। तो दे आर कंपेयर टू द पिक्चर्स ऑन द वॉल, साइलेंट इनऑफिसिव एंड अननोटिस्ड बाय मोस्ट। और ये जो इनकी तुलना करते हैं उन पिक्चर्स के साथ, उन
पिक्चर्स के साथ, उन छवियों के साथ जो वॉल में, जो दीवारों में टंगे रहते हैं, ठीक है? बिल्कुल साइलेंट और किसी कोई तरह की गलत हरकत नहीं करते हैं और अननोटिस्ड बाय और जिसमें ज़्यादातर लोग उनको नोटिस भी नहीं कर पाते हैं कि ऐसा कोई है। जो सामने रहता है उसको तो नोटिस कर लेते हैं कि ये बैठा है या ये बैठी है, लेकिन इनका कोई नोटिस भी नहीं कर पाता है, ये ऐसे उपस्थित रहते हैं। A visitor to the house, however, cannot see or hear these ghosts. The visitor is only really present while the speakers more deeply aware of the past and lingering presence of those who once lived there. विजिटर जो यहाँ पे जो घूमने आता है घर में, वो ना तो देख पाता है और ना सुन पाता है इन घोस्ट को। और जो विजिटर है, केवल उसको केवल हम एक एहसास होता है उनकी ऐसा कोई है। और जबकि स्पीकर इज मोर डीपली अवेयर ऑफ द पास्ट, मैंने विजिटर तो को केवल जो आता है घूमने उसको तो केवल हल्का सा एहसास लगता है, लेकिन स्पीकर ने बताया यहाँ पे जो उनकी प्रेजेंस लिंगरिंग मैंने जो छूता हुआ उनके साथ लगा हुआ जो उनकी उपस्थिति है, जो कभी वहां रहते थे, उनकी प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति भी हमें महसूस होती है। The speaker sees and feels what has happened before. The visitor only perceives the present reality. जो स्पीकर है, जो नरेटर है, वो फील भी करता है और जो कुछ भी पहले घटा है, जो कुछ भी पहले हुआ है, जैसे कोई यहाँ पे बैठा करते थे, फादर यहाँ बैठा करते थे, मदर यहाँ बैठा करती थी, तो वो हमें दिखते भी हैं, उनको फील करते हैं, एहसास करते हैं, लेकिन जो विजिटर, जो लोग घूमने आते हैं, गेस्ट लोग, वो केवल रियलिटी को ही देख पाते हैं, इन लोगों को वो नहीं देख पाते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक हल्का सा मैंने झलक बताया कि हॉन्टेड हाउस में इस पोएम में जो लॉन्ग फेलो है उन्होंने क्या डिस्कस किया है, राइट? और अब हम लोग जाएंगे लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन पर। ओके, Okay, now let's start the poem line-wise. All the houses wherein men have lived and died are haunted houses. Through the open doors, the harmless phantoms on their errands glide, with feet that make no sound upon the floors. Haunted माने visited by ghost, जिसमें ghost लोग visit करते हैं, वो हो गया haunted. लेकिन ये ghost जो है वो harmless हैं, बिल्कुल हानि रहित हैं, किसी का नुकसान नहीं करते हैं. Phantoms माने भी ghost, errands माने छोटे मोटे tasks, और ग्लाइड मने मूव लाइटली एंड स्मूथली, बड़े हल्के तरीके से धीमे धीमे मूव करना, हिलना डुलना, ठीक है, वो होता है ग्लाइड। अब all the houses wherein men lived and died means the poet says that the houses are the dwelling places where men are born and they live and then they die। माने ये सारे घर जो हैं वो इंसान जहाँ पे रहते हैं वहां पे लोग रहते भी हैं और मर भी जाते हैं। वो सारे घर, तो सारे ही घर उस तरह से, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे कोई रहा ना हो और फिर उसकी मौत ना हुई हो। तो इसीलिए सभी घरों में किसी न किसी की मौत तो हुई होती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए सभी परिवारों में किसी न किसी ने तो खोया ही है। तो ये सारे घर जहाँ पे इंसान रहे हैं और जिन जहाँ पे इंसान की मौत भी हुई है, वो सारे घर हॉन्टेड हाउसेस कहलाते हैं। ऑल दीज हाउसेस आर haunted by ghosts. And through the open doors, the harmless phantoms on their errands glides means these ghosts enter through the doors when they remain open. ये होस्ट लोग एंटर करते हैं, घुसते हैं घर में जब वो डोर्स, जब वो दरवाजे खुले रहते हैं। एंड दे मूव सो लाइटली एंड स्मूथली दैट दे डू नॉट मेक एनी नॉइज। वो लोग इतने धीरे, हार्मलेस फैंटम्स ऑन देयर एंड्स ग्लाइड मने छोटे मोटे काम, सॉरी, ग्लाइड मने मूव लाइटली एंड स्मूथली, ठीक है। दे एंटर थ्रू द डोर्स एंड दे विच आर ओपन एंड दे मूव so lightly and smoothly with feet with smooth sound of their clothes, mane they move so lightly that they do not make any noise. They are harmless ghosts, right? Who roam around doing their work. ये लोग हानि रहित, एकदम किसी का नुकसान नहीं करती है, चुपचाप ये आत्माएं जो हैं, ये अलौकिक प्राणी जिसे बोलते हैं, वो लोग चुपचाप अपना काम करती हुई घूमती रहती हैं और किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करती है, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये। Now next is Now, the next stanza is: we meet them at the doorway, on the stair, along the passages they come and go, impalpable impressions on the air, a sense of something moving to and fro. मतलब हम लोग उनसे impalpable means something or somebody that cannot be felt easily, सॉरी, फिजिकली, शारीरिक रूप से जिसका एहसास, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जो शरीर जिसका उपस्थित रहता है उसको हम लोग देख सकते, वी कैन टच हिम, वी कैन सी हिम, बट
इनपैल्पेबल मतलब हो गया, इनपैल्पेबल मीन्स जिसको हम देख सकते ना छू सकते, इसको फिजिकली हम उसका एहसास नहीं कर सकते। तो ऐसे घोस्ट्स को हम कहाँ मिलते हैं? वी मीट देम एट द डोरवे ऑन द स्टेयर, वी मीट माने ही द पोएट सेज दैट दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, at the door, on the stairs, and may they move through the passages. ठीक है, जहां नजर जाता है वहीं वो लोग घूमते रहते हैं, वो लोग आत्माएं दरवाजों पे, सीढ़ियों में, सब जगह मौजूद रहते हैं। एंड अलोंग द पैसेजेस दे कम एंड गो, गलियारों से जिसे बोलते हैं ना, अलोंग द पैसेजेस, along the passages they move through the passages, ठीक है, वो दे कम एंड गो, वो पैसेजेस से, गलियारों से हिंदी में बोलेंगे तो ये गलियारों से या पैसेजेस से, दे कम एंड गो, दे मतलब फिर स्पिरिट्स की बात हो रही है, वो लोग आते हैं और चले जाते हैं, आना जाना वहीं से करते हैं, ठीक है, आते जाते हैं। impalpable impressions on the air, a sense of something moving to and fro, means they cannot be touched or felt, but the impressions remain in the air, ठीक है, वो उनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट उनकी इम्प्रेशंस, उनकी जो छाप है, वो हमें उसका एहसास, उनकी हरकतों का एहसास वो हमें फील होता है, हरकतों का एहसास हमें होता है। एक सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो, वन कैन फील द मूवमेंट ऑफ समथिंग इन द एयर, हवा में कुछ इधर-उधर कुछ मूव कर रहा है, कुछ घूम रहा है, कुछ फिर रहा है, घूम फिर रहा है, उसका फीलिंग हमें होता है। हालाँकि हमें दिखता नहीं है, लेकिन वो जो गुज़रे हुए लोग हैं, वो हमें दिखते नहीं है, लेकिन वो एक कुछ ऐसा है जो हरकतें कर रही हैं, जो इधर-उधर मूव कर रहा है, वो उसका एहसास हमें होता है। ठीक है, वही हो गया। वी मीट देम, देम का पूछा जा सकता है, देम किसके लिए है, दे किसके लिए है, तो ये जो है वो स्पिरिट्स के लिए, हॉन्ट हाउस घोस्ट्स के लिए, ठीक है, फैंटम्स के लिए, ठीक है। इनपैल्पेबल की मीनिंग भी आ सकती है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। Okay, now the next one is there are more guests at table than the hosts invited. The illuminated hall is thronged with quiet, inoffensive ghosts as silent as the pictures on the wall. Now, illuminated means lighted, thronged माने crowded, inoffensive माने harmless. ठीक है. He again says, the poet says, he again insists on the presence at the dining table. Table माने कौन सा table? Dining table. The poet insists on their presence at the dining table, and the number of ghosts is more than the host has invited. Then the host invited, then the host कौन होता है? मेजबान। होस्ट ने जितने लोगों को इनवाइट किया, मैंने आप जो देख सकते हैं और जो नजर आता है उससे कहीं ज्यादा लोग वहां पे होते हैं। और लाइटेड हॉल, इल्यूमिनेटेड हॉल माने एकदम लाइटेड हॉल, एकदम प्रकाश में जो हॉल होता है, जो अ, मेजबान लोग जब आमंत्रित करते हैं अपने मेहमानों को, जब इनवाइट करते हैं, तो वो पूरा एकदम रोशनी से भरा होता है, और वहां पे टेबल में जितने लोग होते हैं, जितने लोग नजर आते हैं, उससे कहीं ज्यादा, द नंबर ऑफ घोस्ट इज मोर देन द होस्ट हैज इनवाइटेड, एंड द घोस्ट बीइंग इनवाइटेड गेस्ट माने होस्ट, जितने लोगों को जो घोस्ट जो हैं वो अनइनवाइटेड होते हैं, ठीक है। And is thronged with quiet, किसकी thronged बोलने जा रहे हैं? Hall. The hall is well lit and is full of harmless ghosts who are silent. Inoffensive ghosts माने एकदम harmless। पूरा हॉल जो है वो भरा रहता है, और वहां पे हॉल में जो गेस्ट्स हैं वो तो इनवाइटेड, जो गेस्ट्स हैं वो तो है होते ही हैं, और उसके साथ अनइनवाइटेड गेस्ट्स मतलब जो घोस्ट्स हैं वो भी वहां पे मौजूद होते हैं, और बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, एकदम साइलेंट। कितना साइलेंट? एज साइलेंट एज, ये सिमिली हो गया आपका। जब कंपेयर करते हैं ना किसी चीज के साथ, सो और एज लगा के, यहाँ पे पिक्चर्स, जो वॉल के जो पिक्चर्स हैं उसके साथ कंपेयर किया गया है, तो ये सिमिली हो गया। मैं डिटेल में बाद में बता दूंगी सारे पोएटिक डिवाइसेस। जो ये लोग इतने साइलेंट, इतने शांत रहते हैं, जैसे कि दीवार पर लगी तस्वीरें, मैंने दीवार पे लगी तस्वीरों की तरह ये लोग शांत और मौन रहते हैं। The poet compares them to the paintings on the wall to say that the ghosts are quiet in a similar manner. They are as quiet as the pictures on the wall. पिक्चर बात नहीं करती है ना, पिक्चर जो टंगी होती है वो बात नहीं करती, उसमें आवाज कहाँ आती है? एकदम शांत होकर टंगा रहता है। तो उसी तरह से ये घोस्ट भी वहां पे मौजूद रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, बट उन बिना शोर किए हुए एकदम शांत होकर वो वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। डाइनिंग टेबल पे
उन गेस्ट्स के अलावा भी ये घोस्ट लोग भी वहां पे उपस्थित रहते हैं, लेकिन वो ना दिखते हैं ना उनको हम छू सकते हैं, कि फीलिंग्स एहसास होता है बस। ठीक है। ओके। Now the next one is the stranger at my fireside cannot see the forms I see nor hear the sounds I hear, but he but perceives what is, while unto me all that has been is visible and clear. Forms many shapes, perceive many to see. स्ट्रेंजर मने अजनबी, जो अजनबी, द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड, आग जल रही है और उस आग के पास जो है वो जो स्ट्रेंजर बैठा है वो नहीं देख पा रहा है उन फॉर्म्स को, कैन नॉट सी द फॉर्म, उन फॉर्म्स को, उन शेप्स को जो मुझे दिख रहा है, जिसे मैं सुन पा रहा हूँ, वो जो आवाजें जो मैं सुन पा रहा हूँ, जो शेप्स मैं देख पा रहा हूँ, वो उस अजनबी को, स्ट्रेंजर को नहीं देख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है। बल्कि वो केवल क्या देख रहा है, ही बट परसीव्स व्हाट इज, माने वो केवल वही देख सकता है, परसीव माने देखना, वो केवल वही देख सकता है जो रियलिटी में है, जो सामने अवेलेबल है, शारीरिक रूप से फिजिकली अवेलेबल जो वहां पे लोग हैं उनको ही देख पाता है। while unto me all that has been is visible and clear, जबकि मेरे लिए वो सारी चीजें विजिबल हैं, वो सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं और मेरे लिए क्लियर है, एकदम साफ है। राइट। when the poet says that there is a stranger sitting next to him by the fireplace, and that person cannot see these ghostly forms, these ghostly shapes, and nor he can hear the sounds that the poet can hear. Right. So the stranger can only see the living thing, the present. ठीक है। While here we can say that we get an indication that perhaps the speaker is a ghost, जो स्पीकर है वो कह रहा है मैं देख पा रहा हूँ, मतलब मैं देख पा रहा हूँ, मतलब इसमें इंडिकेट यही करता है, यही शो करता है कि वो भी एक घोस्ट है। एक भूत ही एक भूत को देख पाता है, एक नॉर्मल इंसान एक भूत को नहीं देख पाता है। तो ऐसा माना जाता है, अगर पूछा जाए ये क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्पीकर, तो कह सकते हैं थ्रू दीज लाइंस वी कैन गेट द इंडिकेशन दैट परहैप्स द स्पीकर इज अ घोस्ट, बिकॉज व्हाई, बिकॉज ही कैन सी द अदर घोस्ट while the stranger sitting next to him is a human। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें को सबको देख पा रहा है, सब लोगों को देख पा रहा है, सुन पा रहा है, जबकि जो इंसान उसके पास बैठा हुआ है, उसे कोई चीज़ का एहसास ही नहीं है। वो उन रूपों को देख पा रहा है, सुन पा रहा है, लेकिन जो इंसान पास में बैठा है, वो केवल वही चीज़ें देख पाता है जो प्रत्यक्ष है। और हालाँकि जो स्पीकर है, मे बी ही इज़ अ घोस्ट, और हाँ, 100% घोस्ट ही होगा, क्योंकि घोस्ट ही घोस्ट को देख पाता है। लेकिन पोएट ने ये एहसास दिया है कि हाँ, पोएट है शायद, पर जो स्पीकर है वो घोस्ट है, घोस्ट ही है, क्योंकि वो देख पा रहा है। ठीक है, तो वही वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है, स्ट्रेंजर जो बैठा है वो नहीं देख पा रहा है, लेकिन मैं उसे क्लियरली देख पा रहा हूँ और सुन भी पा रहा हूँ। ठीक है? अच्छा है ना पोएम? नाउ नेक्स्ट। Now, the next one is we have no title deeds to house or lands, owners and occupants of earlier dates, from graves forgotten, stretched their dusty hands and hold in what mean still their old estates. Title deeds means legal documents, जो संपत्ति के जो कागजात हैं, ओनरशिप के, जो हम इसके ओनर हैं, हम इसके मालिक हैं, ऐसे कागजात, ये हो गया टाइटल डीड्स। ठीक है, मीनिंग आ सकता है। स्ट्रेच मने फैलाना, और होल्ड इन मॉट में होल्ड इन इनएलिएबल पोजीशन, मतलब वो लोग पोजेस करते हैं, माने वो उस चीज को वो थामे हुए हैं, उनको हालांकि अभी वो लोग नहीं है, लेकिन फिर भी उस संपत्ति को वो एक तरह से मरने के बाद भी उसको थामे हुए हैं, वो मतलब है। सो वी हैव नो टाइटल डीड्स टू हाउस और लैंड्स मींस the poet that says that the ghosts do not own the houses at present. We have no title deeds to house or lands, owners and occupants of the earlier dates, जो earlier dates माने पुराने समय के जो हमारे पूर्वज लोग हैं, उनके पास वो जो मालिक जो थे, वो उसके मालिक हम लोग नहीं हैं, मालिक वही हैं। हम लोग एट प्रेजेंट हम लोग मालिक अपने आप को समझते हैं, लेकिन हम लोग इसके मालिक नहीं हैं। देखा जाए तो भूतों के पास अभी कुछ नहीं है, मतलब जो हम लोग मानते हैं कि जो गुजर गया, जो हमारे जो पूर्वज लोग जो गुजर गए, तो उनकी संपत्ति हमें मिल गई, तो हमारा हो गया, उनके नाम से वो हट गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कह रहे वी हैव नो टाइटल, हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या ऐसी कोई जमीन नहीं है, ऐसा कोई घर का जो उनके पास हुआ करता था। माने द घोस्ट डू नॉट ओन द हाउसेस प्रेजेंट, बट दे ओन देम इन द पास्ट व्हेन दे वर अलाइव।
जब वो लोग जिंदा थे तब उनके पास था, बट दे आर बरीड इन द ग्रेव्स। लेकिन वो जो संपत्ति है वो अब ग्रेव्स में, उनके कब्रों में वो दफन हो गया है। माने पोएट ये कहना चाहता है कि हमारी संपत्ति पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारा जो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, घरों के, जमीन के, जिसके ओनर, जिसके मालिक पुराने समय में हमारे पूर्वज लोग हुआ करते थे, उसके हम अधिकारी नहीं है। हमारा उन संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। हम उन पर अधिकार पूर्वक दावा भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्वजों की जो आत्माएं होती हैं ना, दिवंगत आत्माएं जो होती हैं, वो क्या करते हैं? फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स। पूर्वजों की जो आत्माएं होती हैं, दिवंगत आत्माएं जो होती हैं, वो कब्रों से भी अपने धूल भरे हाथ, डस्टी हैंड्स माने धूल भरे हाथ वो बाहर निकाल कर अभी भी होल्ड इन द नॉट मीन स्टिल दे, अभी भी वो वो अपनी पुरानी संपत्तियों को थामे हुए हैं। होल्ड करना मतलब थामे रहना। ठीक है? The ghosts do not own the houses at present, but they are buried. The hosts are buried in the properties, lands. The ownership is buried in the graves and have been forgotten by the descendants. But from these graves, they stretch out their hands, which are full of dust. When they lie, where they lie, जहाँ पे वो लोग दफन रहते हैं वहां पे डस्टी हैंड्स, हाथ जो धूल से भरे होते हैं, and their dusty hands still want to take over or possess these human properties, the houses, the properties which they once owned। जो कभी जिसके कभी वो मालिक हुआ करते थे, अभी भी उनके धूल भरे हाथ बाहर निकलते हैं और वो लोग they want to take over and possess these houses which they once owned, जो वो लोग कभी उनका हुआ करता था। Means they want to possess them and they do not want to give away these to their descendants। वो लोग अभी भी नहीं चाहते हैं। कभी कभी देखते हैं कि हम लोग जो बड़े बुजुर्गों ने जो घर बनवाया उसको हम लोग तुड़वा देते हैं, तुड़वा के उसको अपनी तरह से बना लेते हैं या फिर बेच देते हैं। ये चीज बहुत जब हम लोग करते हैं या जो लोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनकी उनकी आत्माओं को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो इस चीज को होल्ड करके रखना चाहते हैं, उसको थाम के रखना चाहते हैं उन संपत्तियों को, लेकिन जब किसी और के हाथ में चला जाता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है। तो वही चीज़ इसमें पोएट कितनी गहराई से इस पोएम के थ्रू जो है वो हम लोगों को एक बातें बता रहा है। हालाँकि ये एक असली घोस्ट के बारे में नहीं है, इसमें कोई डराने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये बोला गया है कि ये घोस्ट जो है वो इन संपत्तियों को फिर भी उनकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी रहती हैं। वो उन एस्टेट्स को, उतनी जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टीज को, उसको अभी भी होल्ड करके रखते हैं, उसको थामे हुए रहते हैं। ठीक है? टाइटल डीड्स का मीनिंग आ सकता है। ठीक है? इसको पढ़िएगा अच्छे से। नाउ नेक्स्ट, the spirit world around this world of sense floats like an atmosphere and everywhere wafts through these earthly mists and vapor dents a vital breath of more eternal, ethereal air। स्पिरिट वर्ल्ड, ये जो भूतों की दुनिया है, मतलब जो स्पिरिट्स की दुनिया है, there around this world of sense माने there exists a world of living beings की एक दुनिया है, but this world is surrounded by a world of the dead or the ghosts। there exists a world of living, but this world is surrounded by the world of the डेड और द घोस्ट। माने हमारी एक दुनिया है, हम जानते हैं हमारी एक दुनिया है, लेकिन हमारी दुनिया के आसपास भी एक घोस्ट्स की दुनिया, जो डेड्स हैं, डेड लोग हैं, स्पिरिट है, स्पिरिट वर्ल्ड माने स्पिरिट लोगों का जो दुनिया है, आत्माओं की जो दुनिया है, उसकी भी दुनिया हमारे आसपास ही घूम रही है। फ्लोट्स लाइक एन एटमॉस्फेयर एंड एवरीवेयर वेव्स थ्रू दिस अर्थली मिस्ट एंड वेपर डेंस। फ्लोट्स माने तैरती हैं पूरे वायुमंडल में, पूरे एटमॉस्फेयर में वो तैरती रहती हैं, और हर जगह, मतलब जिस तरह से एटमॉस्फेयर कोई पर्टिकुलर स्पेस में नहीं है, एटमॉस्फेयर क्या है, जो एटमॉस्फेयर है वो हर जगह है, एवरीवेयर प्रेजेंट है। उसी तरह से ये जो स्पिरिट का जो वर्ल्ड है वो भी हर जगह प्रेजेंट है। इट वांट्स टू शो दैट दिस वर्ल्ड ऑफ घोस्ट इज सिमिलर टू द एटमॉस्फेयर विच इज प्रिवेलेंट एवरीवेयर, सब जगह उपस्थित है। And the world of dead mixes या mingles lightly with the world of living through mist and dense vapors in the air। जो dense vapors, जो vapors हैं, जो धुंध है, जो एटमॉस्फेयर में घूमती रहती हैं, और जो धुंध है, जो वेपर, तो पता है वेपर को हिंदी में, जो शुद्ध हिंदी में तो वाष्प बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे वाष्प, इतना वेपर तो आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में आपको पता ही है, जो नमी है,
तो इस नमी में, इस धुंध में वो लोग घूमते रहते हैं, वेफ्ट माने गुजरते रहते हैं, हल्के हल्के मतलब धीमे धीमे एटमॉस्फेयर में वो लोग तैरते रहते हैं, और धीमे धीमे वो लोग इस पूरे धुंध में वो लोग घूमते रहते हैं एवरीवेयर. They just mingle lightly with the world of living through the mist and dense vapors in the air. Right. A vital breath of more ethereal air. Ethereal air. Ethereal air माने the other worldly atmosphere. Ethereal का मतलब है यहाँ पे कुछ बहुत ही हल्का, बहुत ही नाजुक, बिल्कुल अलौकिक एकदम. अलौकिक हवा में. Vital breath of more ethereal air means this world of dead is an important part of the worldly atmosphere. ये एक अलग ही एटमॉस्फेयर है इसका. ठीक है. और ये जो घूमती रहती है आत्माएं जो है वो हवा की तरह तैरती रहती हैं, और बहुत ही हल्की होती हैं, बहुत ही नाजुक होती हैं. और वहां वहां पे वो लोग इस हवा में वो लोग सांस लेते हैं. सांस क्या लेते हैं मतलब वो लोग घूमते रहते हैं. ठीक है. These dead men, they are very important part of the worldly atmosphere. ये शो किया गया है. अगर पूछा जाए क्या शो किया गया, what has been shown in this stanza, it has been shown that this world of the dead is very important part of the worldly atmosphere. दुनिया में इनका भी उपस्थिति बहुत important है, बहुत खास है. Now, the next one is our little lives are kept and occupied by pursuit attractions and desires, the struggle of the instinct that enjoys, and the more noble instinct that aspires. ठीक है. इसमें equipoise का मतलब होता है बैलेंस. एस्पायर्स माने डिजायर्स, जो हमारा इच्छाएं. इंस्टिंक्ट माने नेचुरल रिएक्शन. बैलेंस माने संतुलन. ठीक है. डिजायर्स माने इच्छाएं. इंस्टिंक्ट माने नेचुरल रिएक्शन, मतलब स्वाभाविक प्रवृत्ति जो हमारी होती है. और नोबल माने गुड, अच्छा, वर्चुअस या गुण. ठीक है. तो आवर लाइव्स आर केप्ट इन इक्विपाइज माने हमारा जो जीवन है वो एक बैलेंस बना के रखता है. हमारे जीवन में एक संतुलन है, एक बैलेंस है. किस चीज का बैलेंस है? बाय ऑपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर्स. माने ऑपोजिट अट्रैक्शंस कौन कौन से हैं वो बताया गया है. द स्ट्रगल ऑफ द इंस्टिंक्ट दैट एंजॉयज एंड द मोर नोबल इंस्टिंक्ट दैट एस्पायर्स. माने जीवन का एक तो एंजॉयज माने आनंद लेना, एक दो ऑपोजिट रिएक्शन, दो अपोजिट अट्रैक्शन, दो विरोधी इच्छाएं हमारे दो तरफ खींच के ले जाती हैं. ठीक है. एक तो स्ट्रगल, हमारे मन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है. देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशंस विद इन अ ह्यूमन माइंड. ठीक है. हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है हमारे इमोशंस का. एक मन कहता है कि एंजॉय कर ले लाइफ को, माने हमारी इच्छाएं जो जितने भी आनंद ले लें जीवन का, जीवन को एंजॉय कर ले. और दूसरा मन कहता है कि नहीं, हमें ये भी हमारी ड्यूटी भी है. माने एक तरफ हमारा ड्यूटी हमें याद रहता है, और एक तरफ हमें लगता है कि नहीं, हमें अपनी आनंद भी लेना चाहिए. एक मन कहता है आनंद ले लें, और एक मन कहता है कि नहीं, हमें अपनी ड्यूटी भी फॉलो करना चाहिए. तो दोनों चीजें जो हैं लेके हमें चलना पड़ता है, और इसी से हमारा लाइफ बैलेंस रहता है. ठीक है. मोर नोबल इंस्टिंक्ट दैट एस्पायर्स माने जो हमारी एस्पिरेशंस हैं. मन कहता है खेल ले, कूद ले, मजा मस्ती कर ले, गाने सुन ले, डांस कर ले. एक तरफ ये कहता है, लेकिन दूसरी तरफ लगता है नहीं, हमें तो पढ़ लिख कर कुछ बनना है, हमें पास होना है, हमें अच्छे नंबर लाना है, हमें इतने परसेंटेज लाना है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा. तो एफर्ट करना भी जरूरी है. तो दोनों चीजों को लेके चला जाता है, और इसी से हमारा लाइफ जो है वो बैलेंस में रहता है. ठीक है. यही इस स्टैंजा में बोला गया है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. Now, next one is these perturbations, these perpetual jar of earthly wants and aspirations high, come from the influence of an unseen star and undiscovered planet in our sky. Perturbations मतलब होता है mental disturbances, मानसिक अशांति. Perpetual jar मतलब है immortal soul. Perpetual jar एक ऐसा जार, उसे अगर विद मीनिंग देखा जाए वह इसका, perpetual jar वो जार है, वो चीज है जो कभी पूरा ही नहीं होता. यहाँ इमॉर्टल सोल की बात हो रही है. मरणशील जो हमारी जो आत्माएं हैं, हम लोग जो हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी बारे में बात की जा रही है. उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं. भरता रहता है, भरता रहता है. जार में ऐसा ही जार है, ऐसा ही एक सोल की इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं होती. एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा पूरा होता है तीसरा आ जाता है. तो ये कभी भरता नहीं है. इच्छाओं का जो ये जार है कभी भरता नहीं है. तो ये इमॉर्टल सोल के लिए परपेचुअल जार दिया गया. एस्पिरेशंस माने एम, लक्ष्य, एम्बिशन, जो भी कहें. तो दीज पर्टर्बेशंस, ये जो मेंटल डिस्टरबेंसेस हैं, जो कांस्टेंट
जो हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, देयर इज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, द बैटल बिटवीन आवर डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस। हमारी जो इच्छाएं हैं और हमारी जो एस्पिरेशंस हैं, एक तो इच्छाएं, मुझे मैंने पहले ही बोला, इच्छाएं जो मन चाहता है कि खेले कूदे घूमे फिरे, और एक हमारी एस्पिरेशंस होती है, हमारा लक्ष्य होता है कि नहीं मेरा लक्ष्य ये है, मुझे ये बनना है। तो ये दोनों के बीच इन देयर इज अ बैटल बिटवीन आवर डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस एंड दे ऑफन अराइज। ये कहाँ से उठते हैं? कम फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अनसीन स्टार। दे ऑफन अराइज फ्रॉम द हिडन और अनएक्नॉलेज्ड इन्फ्लुएंस। अनसीन स्टार, एक इनविजिबल स्टार कह सकते हैं, या फिर अनडिस्कवर्ड प्लैनेट इन आवर स्काई। मैंने दीज इमोशंस, ये जो इच्छाएं, ये जो आती हैं, हमारी जो थॉट्स या जो इच्छाएं जो आती हैं, वो किससे प्रभावित होकर आती हैं? इन्फ्लुएंस माने प्रभावित। किससे प्रभावित होकर आती हैं? एक अनदेखी, एक अदृश्य कोई सितारा है, कोई स्टार है, या कोई ऐसा आसमान में कोई ऐसा प्लेनेट है जो जिसका अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुआ है। उससे हमारी ये इच्छाएं जो हैं, ये वो हमारे जीवन में आती है। ठीक है? माने घूम-घूम के आती हैं। क्योंकि मानव जीवन, इंसान का जीवन जो इच्छाओं से भरा होता है। ठीक है? तो ये इच्छाओं की वजह से ही ये जो पर्टर्बेशंस क्यों होता है? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस पर्टर्बेशंस? पर्टर्बेशंस का कारण है हमारी इच्छाएँ, हमारे डिज़ायर्स। इच्छाएँ होती हैं, इच्छाओं से भरा होता है इंसान का जीवन, और इच्छाओं से भरा होने की वजह से ये अशांति होती है। उसके पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो स्कूटर है। उसके पास ये है, मेरे पास ये है, माने मुझे भी ये करना है। तो ये इच्छाएँ जो हैं, यही हमारी मानसिक अशांति की वजह है, कारण है। तो हमारी इच्छाएँ, हमारी जो लक्ष्य है, महत्वाकांक्षाएँ, यही हमें दुखी करती हैं। एक चीज़ हमने हासिल कर लिया, अब 10th में अच्छे नंबर ले आए, नहीं 12th में भी अच्छे हो जाएँ। 12th में अच्छा हो गया तो और ये जॉब भी अच्छा मिल जाए। मतलब हर चीज़, हमारी एस्पिरेशंस जो है वो हमें हमें कभी संतुष्टि नहीं होती है, और हमेशा दुखी रहता है हमारा मन। ठीक है? और ये कहाँ से आता है? ये कुछ ऐसा, कोई ऐसा ग्रह, कोई ऐसा तारा है जो हमें कंट्रोल करती है। ठीक है? यही इस स्टैन्ज़ा में बोला गया है। ठीक है? नाउ नेक्स्ट। Now, this one is, and as the moon from some dark gate of cloud throws over the sea a floating bridge of light, across whose trembling planks are fancies crowd into the realm of mystery and night. Planks means flat pieces of wood, जो लकड़ी का फ्लैट चपटा जो पीस होता है वो। और फैंसीज माने कल्पनाएं, इमेजिनेशन, और रियल माने रीजन। ठीक है? एरिया या रीजन या जगह। तो मतलब एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड, माने जस्ट एज द मूनलाइट फॉल्स, कहाँ पे? थ्रोज माने फॉल्स, थ्रोज ओवर द सी। जैसे ही ये डार्क गेट ऑफ क्लाउड क्यों बोल रहा है? क्योंकि काले बादलों के पीछे से, काले बादलों के पीछे से, ये पहले इंग्लिश में बोलूंगी फिर हिंदी में भी बता दूंगी। एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड थ्रोज ओवर द सी a floating bridge of light across whose trembling planks are fancy's crowd, में just as the moonlight falls on the waves of the sea, जब चांद की रोशनी समुंदर पे गिरती है, just as the moonlight falls on the waves of the sea and a light appears, thus similarly humans forge a connection with the spirit of world through a floating bridge. Means जिस तरह से, हमारा चांद की रोशनी जब काले बादलों के पीछे से समुंदर पे गिरती है, तो एक ब्रिज, एक पुल की तरह बन जाती है। एक पुल बन जाती है जो हमें क्रॉस द ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स ऑफ फ्रांसिस क्राउड इनटू द मिस्ट्री एंड नाइट। माने ये जो चांदनी जो है, जो मूनलाइट है, वो चांद से अर्थ तक आती है, धरती तक आती है, और वो क्या बनाती है? ब्रिज ऑफ लाइट, माने एक प्रकाश का पुल। जो वो जो लाइट आती है ना, वो रोशनी का एक पुल, एक ब्रिज बनाती है, जहां से जब बादलों के पीछे से, काले बादलों के पीछे से जब रोशनी आती है, चांद की रोशनी धरती पर आती है, समुंदर पे गिरती है, तो समुंदर पे जब ये पड़ती है ये रोशनी, तो ठीक ऐसा लगता है जैसे रोशनी का कोई पुल बना हुआ है। ठीक है? और वो फ्लोटिंग क्यों बोला गया? क्योंकि जैसे-जैसे पानी हिलता है, वैसे-वैसे ये भी ऐसा लगता है, हवा में ये ब्रिज जो है वो काँपती रहती है। ये ब्रिज भी काँपती रहती है, ब्रिज जो रोशनी है वो भी हिलता रहता है, तो वो ट्रेम्बल करता है। ठीक है?
एंड आर फैंसीज हमारी जो इमेजिनेशंस है, एंड आर फैंसीज क्राउड, और हमारी जो कल्पनाएं हैं, हम क्या करते हैं, हम सपने देखने लगते हैं। हमारे हमें ये सारी चीजें जो हैं हमें एक कल्पना देती है, हमारे काम के लिए हमें गाइडेंस देती है, और हमें कहाँ ले जाती है, इनटू द रिल्म ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट। हमारे थॉट्स को, हमारे सपनों को एक रहस्यमय दुनिया में ले जाती है, रात की एक रहस्यमय दुनिया में। रात को जब हम लोग सपने देखते हैं तो क्या होता है, सपनों में हम खो जाते हैं, किसी से मिलने की इच्छा हो या कुछ करने की इच्छा हो जो हमें नहीं पूरा हो पाता है, तो वो हम लोग क्या करते हैं, वो हम रात के अंधेरे में उन चीजों को देखते हैं। तो ये एक एक तरह से मतलब थ्रू आवर इमेजिनेशन वी कनेक्ट टू दिस मिस्टीरियस नाइट वर्ल्ड, एंड वी reunite with our beloved ones who are no more। माने ये जो चांद की रोशनी जो गिरती है काले बादलों के पीछे से, तो एक ब्रिज बन जाती है समुन्द्र के ऊपर, और ब्रिज से होते हुए ब्रिज भी कांपती है, ब्रिज कांपता रहता है, फ्लोट होता रहता है, और हमारी जो इमेजिनेशंस है, हमारी जो कल्पनाएं हैं, वो हमें उस मिस्टीरियस वर्ल्ड से उस कनेक्ट करती है, मिस्टीरियस वर्ल्ड, मिस्टीरियस नाइट से हमें कनेक्ट करती है, और हमारे लव्ड वंस जो हमारे प्रिय लोग हैं उनसे हमें कनेक्ट करती है, उनसे हमें रीयूनाइट करती है, जो लोग अभी मर चुके हैं या जो लोग गुजर चुके हैं, उनसे हमें दोबारा से जोड़ देती है। किस तरह से पोएट ने अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है इसमें, ठीक है। Now, next one. This one is, so from the world of spirits there descends a bridge of light connecting it with this, of over whose unsteady flow that sways and bends, wander our thoughts above the dark abyss. सो मैंने इस तरह से, जो इस तरह से, किस तरह से अभी जो बताया, किस तरह से कनेक्शन होता है, लाइट आती है, मून लाइट जो है वो डिसेंड माने उतरना, नीचे आती है वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट से। सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स देयर डिसेंड्स अ ब्रिज ऑफ लाइट। वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स माने भूतों की दुनिया, आत्माओं की दुनिया। आत्माओं की दुनिया क्यों बोला है, क्योंकि आत्मा की दुनिया कौन सी है, कहाँ है, ये हमें नहीं पता। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मून लाइट, क्योंकि चांद जो है वो बादलों के पीछे छिपा हुआ है, तो रोशनी आ कहाँ से रही है वो हमें दिख नहीं रहा है, हमें चाँद की शक्ल नहीं दिख रही है, लेकिन चाँद की रोशनी आ रही है, वो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक उसी तरह से जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हमें जो कनेक्शन है, वो हमें एहसास तो होता है कोई कनेक्शन है, लेकिन वो कहाँ से है कनेक्टेड, वो पर्टिकुलर पाथ हमें नज़र में नहीं आता है। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट देयर डिसेंड्स अ ब्रिज ऑफ लाइट। इसी तरह से स्पिरिट्स की दुनिया से the poem ends on a positive note. It talks about the bridge of light connecting the human and the spirit world. ठीक है, स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड में कनेक्शन बताता है। एंड स्पिरिट्स आते कहाँ थे, स्पिरिट्स डिसेंड एंड पास थ्रू दिस लाइट, ये जो ब्रिज ऑफ लाइट है वहां से वो गुजरते हैं, एंड दस रीचिंग अस, सो वी डू नॉट फील सैड एंड मिस देम। इट इट डज ओवर, ये हमारे तक पहुंचता है स्पिरिट्स की दुनिया से। ये ब्रिज ऑफ लाइट, ये जो लाइट है, लाइट की जो ब्रिज बनी होती है, वहां से हमें कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करता है तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर की जो दुखी मन है वो दुखी नहीं होता, क्योंकि समवेयर वी फील दैट वी आर कनेक्टेड टू देम। कहीं ना कहीं हमें एहसास होता है, कभी कहते हैं ना कि हम लोग जो फादर मदर गुजर गए, लेकिन फिर भी कभी कोई काम करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि पापा की या मम्मी की का आशीर्वाद अभी भी है, वो हमें ऊपर से देख रहे हैं, वो हमें ऊपर से बचाएंगे, हमें सहारा देंगे। तो बिकॉज वो फीलिंग हमारे अंदर है, हम जानते हैं वो गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें उसका एहसास है कि हाँ वो लोग हैं, उनके साथ हमारा कनेक्शन अभी भी बना हुआ है। कभी घर ऐसा होता है तो घर में भी हम लोग उनकी यादें, उनकी मेमोरीज जो वो रहती हैं। सो ये जो डिसेंड होता है, ये जो लाइट आती है, इससे इसलिए आती है जिससे कि हम सैड फील ना करें, हम उनको मिस ना करें। our thoughts are over our unsteady floor, और ये जो थॉट्स आते हैं वो अनस्टेडी फ्लोर, अनस्टेडी क्योंकि डिसेंस माने कम डाउन, अनस्टेडी माने मूविंग, क्योंकि अनस्टेडी है, स्टेडी माने स्थिर नहीं है। ये फ्लोर जो है ये बिल्कुल अनस्टेडी है, कहाँ पे जाके ठहरेगा वो हमें नहीं पता। दैट ऑलवेज स्वेज, स्वेज माने झूलना, और बेंड्स माने झुकना, ठीक है, झुकना। तो ये झूलता रहता है, ये जो ब्रिज है, रोशनी की जो ब्रिज है, वो झूलता रहता है और मुड़ता रहता है। इसी तरह से हमारे जो थॉट्स हैं, वॉन्डर अवर थॉट्स, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वो भी
अबव द डार्क एबिस, एबिस माने होता है बॉटमलेस होल, और स्पेस माने एकदम गहराई तक। Our thoughts are always together and thus preventing us from feeling low and abysmal. Abysmal मैंने हम लोगों को सैड होने से बचाता है। abysmal या abyss मतलब होता है फीलिंग सैड। तो हम लोगों को लगता है कि स्पिरिट्स ऑफ ये जो रोशनी है वो हमें स्पिरिट्स की दुनिया से, आत्माओं की दुनिया से, हमारे जो पूर्वजों की जो जो गुजर चुके हैं उनकी दुनिया से हमें ये लाइट की जो ब्रिज है वो हमें जोड़ता है। और लेकिन ये एक अनस्टेडी फ्लोर है। जो अनस्टेडी फ्लोर क्यों बोला कि क्योंकि इसकी गहराई कहाँ तक है वो हमें नहीं पता। हमारी सोच कहाँ तक चली जाती है, हम लोग क्या क्या सोचते रहते हैं, कहाँ तक हमारी चली जाती है वो हमें समझ में नहीं आता है। और हमारे थॉट्स को इसीलिए इन्होंने बोला डार्क एबिस। डार्क एबिस माने एक बॉटमलेस का कोई सतह नहीं है, जिसका कोई बॉटम नहीं है, कोई बॉटमलेस है बिल्कुल, जिसकी कोई सतह नहीं है, गहराई तक चला जाता है। तो हमारी थॉट्स भी जो हैं वो गहराई तक चली जाती हैं। हिंदी में अगर बोले तो चाँद, ये जो लाइट है, चाँदनी जो है वो आत्माओं की दुनिया से आती है। और कहाँ तक आती है? लिंक कहाँ से होती है? जीवित लोगों की दुनिया के बीच एक कनेक्शन, एक संबंध तैयार करती है, और जो ये जो पुल है वो काँपता रहता है, अनस्टेडी रहता है। इसके साथ हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, वो भी कहाँ से आ रहे हैं वो हमें पता नहीं चल पाता है। रहस्यमयी रीजन से आता है। और ये जो रहस्यमय विचार है, जो सपने हैं हमारे दिमाग में आते हैं, यही हमें हमें गाइडेंस देते हैं हमारे कामों को। हमारे हम जो काम करते हैं वो हमें ये थॉट्स ही हमें गाइड करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं कहते हैं। तो यहाँ पे ये पोएम जो है वो एंड हो गया है। तो पे हमारा पोएम एंड होता है। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके जो पोएटिक डिवाइसेस हैं। ठीक है, देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस में क्या क्या आता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें फिगर ऑफ स्पीच। इसमें पहले राइमिंग स्कीम देखेंगे, डाइट और ग्लाइड। ये ए हो गया, डोज एंड फ्लोज ये हो गया बी। तो ए बी ये आपका हो गया राइमिंग स्कीम। अच्छा, इसमें ऑल हाउसेज वेयर men have lived and died are haunted houses। देखिए, ये इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एन्जैम्पमेंट। एन्जैम्पमेंट क्या होता है? एन्जैम्पमेंट जब एक ही लाइन जब एंड होता है और उसके लास्ट में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता। देखिए, इसमें डाइड के बाद ना फुल स्टॉप है ना कॉमा है, सीधा सेकंड लाइन में जाके फुल स्टॉप है। इसलिए इस तरह जब यूज होता है, सेंटेंस जब दिया रहता है, एक ही लाइन सेकंड लाइन में जाके एंड होता है और यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, तो उससे कहते हैं एन्जैम्पमेंट। ठीक है, तो इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए बी। और जो पोएटिक डिवाइस है वो हो गया आपका एन्जैम्पमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस कौन सा है देखते हैं। सेकंड जो इसमें है, इसमें देखिए एन्जैम्पमेंट बता दिया गया, व्हेन अ सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, द डिवाइस ऑफ एन्जैम्पमेंट हैज बीन यूज्ड एट द वेरियस इंस्टेंस इन द पोएम। पोएम में बता दिया मैंने, पोएम की लाइंस दिखा दी जो जहाँ पे एन्जैम्पमेंट यूज हुआ है। सेकेंड, जो फर्स्ट तो राइमिंग स्कीम था, सेकेंड एन्जैम्पमेंट, और थर्ड आपका है सिमिली। सिमिली का क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। जब दो चीजों की तुलना की जाती है और उसमें लाइक और एज का यूज होता है, लाइक और एज का यूज करके तुलना की जाती है। ठीक है, साइलेंट एज द पिक्चर्स ऑन द वॉल, द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस फ्लोट्स लाइक एन एटमॉस्फेयर। इसमें एज करके दिया हुआ है। साइलेंट पिक्चर्स, वॉल में, दीवार में जो चित्र लगे होते हैं, उसकी जो पिक्चर्स लगे होते हैं उसकी तुलना, कंपैरिजन किया गया है, घोस्ट की तुलना की गई है दीवारों के पिक्चर्स से, पिक्चर्स ऑन द वॉल, पिक्चर्स के साथ घोस्ट की तुलना की गई है एज करके। तो ये हो गया आपका सिमिली। और सेकंड है फ्लोट्स लाइक एन एटमॉस्फेयर, लाइक का यूज किया गया है, ये भी तुलना करने के लिए, माने स्पिरिट वर्ल्ड, सेंस, द स्पिरिट वर्ल्ड जो है वो किस तरह से, जिस तरह से एटमॉस्फेयर हर जगह अवेलेबल होता है, इस तरह से स्पिरिट वर्ल्ड जो आत्माओं की दुनिया जो है ये भी पूरी एटमॉस्फेयर की तरह फैला होता है। तो एटमॉस्फेयर के साथ स्पिरिट वर्ल्ड को कंपेयर किया गया है, तो ये हो गया सिमिली, लाइक का यूज हुआ है। नेक्स्ट है मेटाफॉर। मेटाफॉर में भी दो चीजों की कंपैरिजन की जाती है, लेकिन उसमें सो एज या लाइक का यूज नहीं किया जाता है। जैसे परपेचुअल जार, परपेचुअल जार किसकी तुलना की? परपेचुअल जार का यूज किया गया है इमोर्टल सोल के साथ। ऑफ अर्थली वॉन्ट्स एंड एस्पिरेशंस हाई, जहाँ पे बोला था, तो अर्थली वॉन्ट्स माने जो लोगों की इच्छाएं, लोगों की आकांक्षाएं, और परपेचुअल जार का यूज करके इन्होंने इमोर्टल सोल के साथ, आत्मा, इमोर्टल सोल माने हम जो मरणशील आत्मा जो है उसके साथ
तुलना किया गया है, तो ये हो गया आपका मेटाफोर। नेक्स्ट is so from the world of spirits there descends a bridge of light connecting it with this। माने यहाँ पे ब्रिज ऑफ लाइट एक मिस्टीरियस ब्रिज है, एक रहस्यमयी ब्रिज है, एक पुल है जिसे जो कनेक्ट करता है ह्यूमन वर्ल्ड को और घोस्टली वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। तो ये ब्रिज ऑफ लाइट करके इन्होंने क्या किया, तुलना किया। मून लाइट को ब्रिज ऑफ लाइट करके जो ये जो पुल है, ये जो ब्रिज है, उसकी तुलना उन्होंने उस ब्रिज के साथ किया जो ह्यूमन वर्ल्ड और घोस्टली वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया मेटाफोर, तुलना की गई है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वो होता है जिसमें हम बेजान चीजों को, नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जान जीवित की तरह दर्शाते हैं। When a human quality is attributed to a non-human or object, that's as the moon from some dark gate of cloud throws over the sea a floating bridge of light। ये जो थ्रो माने थ्रो करना, फेंकना या गिराना, फॉल। तो ये क्या है, ये जो है ये पर्सोनिफाई किया गया है। थ्रो कौन कर सकता है, एक जीवित इंसान थ्रो कर सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है मून के लिए। एक्ट थ्रो पर्सोनिफाइज द मून। मून तो लिविंग थिंग में नहीं आता है, तो मून को पर्सोनिफाई किया गया है एज अ प्रेजेंट, एज अ लिविंग बीइंग। तो इसीलिए ये थ्रोइंग का जो एक्ट है, फिर थ्रो करने का जो एक्शन है, वो लिविंग थिंग के लिए होता है, जिसको मून के लिए बोला गया है। इसका मतलब मून को इन्होंने एज अ लिविंग बीइंग प्रेजेंट किया है, पर्सोनिफाई किया गया है। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड जो स्टार्ट में दो या दो से ज्यादा बार जो होता है उसको रिपीटेशन होता है। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब जो क ख ग घ में आता है, जो वर्णमाला में आता है। ठीक है, तो ये हो गया ए ई आई ओ यू वॉवल को छोड़ के जितने भी है वो कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स, हॉन्टेड हाउसेस, देखिए एच एच, एच कॉन्सोनेंट है, दो बार एच साउंड रिपीट हुआ। फिर लिटिल लाइव्स, तो लिटिल एल 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 दोनों जो है वो कॉन्सोनेंट है और दो बार रिपीट भी हुआ है। तो ये हो गया, इस तरह से अगर रिपीट होता है कॉन्सोनेंट साउंड तो ये हो गया एलिट्रेशन। ठीक है, ये सेंटेंस, ये जो अच्छे से इसको देखिएगा क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। इस लाइन में कौन सा विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन दिस लाइन, पर्टिकुलर लाइन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा, तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए, शुड नो विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा जब दो या दो से ज्यादा कंसेक्यूटिव लाइन स्टार्ट होता है सेम वर्ड से, एक ही शब्द से। जब दो लाइन यू स्टार्ट होता है, जैसे द से यहाँ स्टार्ट है, द से यहाँ भी स्टार्ट है ना। द से स्टार्ट है, द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म्स आई सी। द से स्टार्ट हुआ, सेम वर्ड से स्टार्ट हुआ, दोनों लाइन एक के बाद एक, तो ये हो गया हमारा एनाफोरा। इस तरह से जब आता है तो उसे हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा। ठीक है, द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म्स आई सी नॉ हियर द साउंड्स आई हियर। द से स्टार्ट हुआ तो एनाफोरा। नेक्स्ट है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस माने जो अपोजिट वर्ड्स जो है वो साथ साथ लगा रहता है। लिव्ड एंड डाइड, लिव्ड माने जीना, डाइड माने मरना, हो गया अपोजिट वर्ड। कम माने आना, गो माने जाना, टू एंड फ्रो माने इधर से उधर, तो इधर उधर। तो ये सारी चीजें क्या है, अपोजिट वर्ड्स हैं। अपोजिट वर्ड्स क्लोजली प्लेस्ड हैं, पास पास शो किया गया है, यूज किया गया है, तो ये हो गया आपका एंटीथेसिस। तो दीज आर योर फिगर्स ऑफ स्पीच एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द पोएम। पोएम मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और फिगर ऑफ स्पीच भी मैंने दे दिया है, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिटेल में। और अगर कुछ भी आपको समझना दोबारा से हो या कुछ और पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, खूब अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, नए हैं मेरे चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा मेरी मोटिवेशन के लिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक until the next video, bye bye, thank you।